अब है आपका प्रैक्टिकल नंबर 79, 79 नंबर का प्रैक्टिकल है। और इस प्रैक्टिकल में आप कॉन्टेक्टर युक्त जो डीओल स्टार्टर होता है आपके पास, इससे पिछले प्रैक्टिकल में ये स्टार्टर की वायरिंग आपको मैंने सिखा दी। कौन सा स्टार्टर है? कॉन्टेक्टर डीओल स्टार्टर। इसमें कंट्रोल और पावर वायरिंग करना सिखा दिया। अब इससे मोटर चलानी है सिंगल फेज। इसका प्रैक्टिकल है 79 और ये डीओल स्टार्टर की कंट्रोल और पावर वाला था आपके 78 नंबर का। ठीक है। अब देखो इसकी तो जो वायरिंग थी अपनी, ये कंट्रोल और पावर वायरिंग, मैंने ये सर्किट डायग्राम बना दिया। इसमें क्या लगाया था हमने? ये आइसोलेटर लगा दिया। आइसोलेटर की जगह अपन आईसीडीपी भी लगा सकते हैं। फिर हमने लगाया ओएलआर। ओएलआर के बाद में आपने एक इंडिकेटर भी ऐड किए इसमें, जो सप्लाई की उपस्थिति दर्शाने के लिए यहाँ आपका इंडिकेटर लगा हुआ है, जो फेज और न्यूट्रल के बीच में लगेगा। ये आपका इंडिकेटर है जो फेज और न्यूट्रल के बीच में लगा हुआ। एक इंडिकेटर आपने लगाया कि स्टार्टर ऑपरेट है या ऑफ स्थिति में देखना चाहिए, तो वो आपको लगाना है एनवीसी के A1 और A2 वाले सीरो में। दिख गया क्या? ये आपका इंडिकेटर। एक तो लगा दिया आपने फेज और न्यूट्रल में, और एक लगा दिया A1 और A2। अब ये पूर्ण रूप से कंप्लीट आपकी वायरिंग, कंट्रोल प्लस पावर वायरिंग। अब इस प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे कॉन्टेक्टर डीओल स्टार्टर से, कॉन्टेक्टर डीओल स्टार्टर से सिंगल फेज मोटर चलाना, सिंगल फेज मोटर चलाना कि मोटर में इसका कनेक्शन कैसे होता है। इस प्रैक्टिकल का करने का उद्देश्य क्या है? सिंगल फेज मोटर के टर्मिनलों की पहचान करना। टर्मिनल कौन से होते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है? टर्मिनलों की पहचान करना। ठीक है। पहचान करके दूसरा उद्देश्य है डीओल स्टार्टर से, डीओल स्टार्टर से मोटर को चलाना, मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों दिशाओं में, फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों दिशाओं में चलाना। अगर आपको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज चलवाए तो क्या करोगे? मोटर को घुमवा लेते हैं, उसकी डायरेक्शन को बदलवा लेते हैं। ये मोटर क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चला के दिखाओ। या आप कनेक्शन कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चल गई, उसको क्लॉकवाइज चलाना है तो क्या करो? ये आपके उद्देश्य हैं। इसमें आवश्यक औजार उपकरण सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। 3 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है, ये आपके लिखने का प्रोसीजर है। आवश्यक औजार उपकरण और सामग्री। आवश्यक औजार उपकरण और सामग्री के अंदर क्या क्या चाहिए आपको? कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लायर के बाद आपके पास होना चाहिए स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर के साथ आपके पास होना चाहिए वायर स्टिपर। एक होना चाहिए आपके पास वायर कटर। एक होना चाहिए आपके पास पीवीसी कॉपर वायर, कॉपर वायर। एक होना चाहिए आपके पास पीवीसी टेप। एक होना चाहिए आपके पास डीओल स्टार्टर, डीओल स्टार्टर। इसकी वायरिंग की हुई होनी चाहिए, कंट्रोल पावर वायरिंग। इससे पिछले प्रैक्टिकल में आपको यही सिखाया है कि आपको कंट्रोल वायरिंग कैसे करनी है और
ये आपके पास स्टार्टर है, तैयार है। आपके दो वायर निकले हुए हैं, एक फेज का और एक न्यूट्रल का। अब इस मोटर को फेज और न्यूट्रल कहाँ देना है, इस मोटर में कौन कौन सी वाइंडिंग आती हैं, वो आपको इधर मैं समझा देता हूँ सर्किट डायग्राम। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है आपकी, वैसे देखा जाए तो कई प्रकार की होती है, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर होती है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है, शेडेड पोल मोटर होती है, ऐसे बहुत ही रिपल्सन मोटर होती है। लेकिन अपने घरों में या कोई भी अपने कार्य के लिए ज्यादातर यूज लेते हैं या तो कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर स्टार्ट रन, और अपने जो सीलिंग फैन में लगती है वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। अब कैपेसिटर स्टार्ट को या कैपेसिटर स्टार्ट रन दोनों को अपन मोटर को स्टार्टर से चलाते हैं। जैसे आप बात करेंगे इस स्टार्टर से चलाएंगे मोटर को, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर को। जो साधारण डीओल स्टार्टर था उससे अपन चलाए थे इस कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और इस कॉन्टेक्टर से कौन सी मोटर चलाएंगे, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। दो कैपेसिटर लगाएंगे, जो एक तो करेगा स्टार्टिंग में भी और एक करेगा रनिंग में भी, और एक करता केवल स्टार्टिंग में। अब इस मोटर की अपन बात करें संरचना की, तो इसमें दो वाइंडिंग होती है भाई, और दो वाइंडिंग के वायर निकले रहेंगे आपके बाहर 4 वायर। एक वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस का मान ज्यादा रहेगा और एक में रहेगा कम। रेजिस्टेंस के मान को चेक करके वाइंडिंग का पता लगाना है कि वो स्टार्टिंग है या रनिंग। अब जिस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का मान ज्यादा रहेगा वो कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का मान कम रहेगा वो हो जाएगी आपकी रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, समझ जाओगे ना। SW/R1 RW, रेजिस्टेंस का मान अधिक, रेजिस्टेंस का मान कम, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, अब आपको वहां कैपेसिटर मिलेंगे दो, एक तो रहेगा कम मान का और एक रहेगा अधिक मान का। एक रहता है उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच, क्या, कौन सा स्विच, सेंट्रीफ्यूगल, वो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। ये मान लो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी, इसके श्रेणी क्रम में सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा रहता है, SFC, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, SFS। इसके बाद में ये आपके पास वायर निकले हुए आपको मिले, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा रहेगा अंदर, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा और रनिंग वाइंडिंग का कम रहेगा। रेजिस्टेंस चेक करके स्टार्टिंग और रनिंग को दो भागों में अलग अलग दो टर्मिनल बाहर निकाल। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, कैपेसिटर लेना है, कैपेसिटर लेना है, और कैपेसिटर किस मान का लेना आपको, अगर मोटर की रेटिंग 1 HP से कम है तो आपको 40 माइक्रोफेरेड अधिकतम कैपेसिटर है, तो कितना है, 30 से 40 माइक्रोफेरेड मान लेना है। अगर आपकी मोटर 1 HP से अधिक है तो उसमें 60 से 120 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना है। 60 से 120 के बीच में कोई भी मान का हो, ये उच्च मान का कैपेसिटर होगा जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होगा, जो 60 से 120 MFD का होगा, क्योंकि अपनी मोटर है वो 1 HP से अधिक मान। ठीक है, इस कैपेसिटर को भी किसके साथ जोड़ना है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या क्या जुड़ गया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच अंदर जुड़ा ही है, जुड़ा रहेगा वो। बाहर से आपको क्या जोड़ना है, कैपेसिटर उच्च मान का या निम्न मान का, ये स्टार्टिंग के समय ही काम करेगा। कब करेगा, स्टार्टिंग के समय। अब ये तो आपने निकाल लिया कि मैंने स्टार्टिंग के समय काम किया। अब मेरे पास वही 4 टर्मिनल निकल करके आ गए, यहाँ 2 तो ये आ गए और 2 ये, दोनों वाइंडिंग के 4 वायर निकल गए, कैपेसिटर जोड़ दिया। अब इनमें से क्या करना है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का और एक रनिंग वाइंडिंग का, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का और एक
रनिंग वाइंडिंग का तो करना है कॉमन। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के क्रम में, सरणि क्रम में तो कैपेसिटर जुड़ा ही है, और दूसरा कैपेसिटर से वायर निकला हुआ है, वो रनिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ देना। ये आपका रनिंग वाइंडिंग के साथ जुड़ गया, ये यहाँ जोड़ देते हैं। एक तो जुड़ गया आपका सीधा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, और दूसरा जुड़ गया आपका रनिंग वाइंडिंग। अब देखो, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर जो वाइंडिंग, सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर, ये तीनों इस रनिंग वाइंडिंग के पैरेलल में आ गए। आए कि नहीं आए? अगर मैं इसको तो कैपेसिटर से जोड़ देता हूं, और इसको मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का दोनों कॉमन करके जोड़ देता हूं, तो इस रनिंग वाइंडिंग की बात करें तो इसके पैरेलल में क्या क्या आया? स्टार्टिंग वाइंडिंग, सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर, ये तीनों इसके पैरेलल में आ गए। अब सप्लाई देनी है आपको, एक तो सप्लाई देनी है आपको यहाँ न्यूट्रल और फेज। ये फेज यहाँ गया, इस भाग इस साइड में भी आ गया रे, उस साइड में चला गया। अब मोटर क्या करती है कि स्टार्टिंग के अंदर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा रहता है, कैपेसिटर के माध्यम से इसको सप्लाई मिली, ये सेंट्रीफ्यूगल जुड़ा हुआ है, तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग इस मोटर को घुमाने में मदद करेगी। कहने का मतलब स्टार्ट करने में मदद करेगी। फिर क्या होगा, इसकी 75% गति प्राप्त हो जाती है अगर मोटर स्टार्ट हो जाती है और गति इतनी ले लेती है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुल जाता है, हट जाता है, और आपका ये कैपेसिटर और ये सेंट्रीफ्यूगल इसको हटा देता है, सर्किट से तोड़ देता है। अब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्री हो गई, मोटर आपकी किस में चल रही है? रनिंग में। ये वाइंडिंग करने का कारण क्या था कि अगर मैं सिंगल फेज मोटर है, एक ही वाइंडिंग से, सिंगल फेज मोटर है तो एक वाइंडिंग है, 3 फेज है तो 3 वाइंडिंग है, एक फेज है और आपने एक वाइंडिंग की कोई मोटर बना दी, तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें घूमने वाला जो आपका बल है वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैं किस साइड में इस रोटर को घुमाऊं। 90 डिग्री पर पोल हो जाते हैं, और 90 डिग्री से कुछ अलग करने के लिए, खिंचाव बल अधिक करने के लिए, घूर्णन टॉर्क उत्पन्न करने के लिए अपने क्या किया? दूसरी वाइंडिंग करी, जो स्टार्ट करने के बाद फ्री हो जाती। ठीक है। अगर मैं इस मोटर पे कोई लोड लगा देता हूं, इस मोटर पे मैं लोड लगा देता हूं, तो इसकी स्पीड में कुछ अंतर आता है, और उस अंतर को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया? इसके साथ एक कैपेसिटर और जोड़ दिया, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी काम करवाएगा और उसमें पावर फैक्टर बढ़ाने में भी मदद करेगा। वो कैपेसिटर कहाँ जुड़ता है आपका? वो कैपेसिटर इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच और इस कैपेसिटर के उच्च मान वाले दोनों के पैरेलल में जुड़ता है, यहाँ। ठीक है, यहाँ जुड़ गया। यहाँ जुड़ने से क्या हुआ? स्टार्टिंग के समय तो ये दोनों कैपेसिटर काम कर रहे हैं आपके, इधर से भी सप्लाई आ रही है और इधर से भी। अब मोटर अपनी 75% गति प्राप्त कर लेती है, उसके बाद में ये एक तो हट जाता है कैपेसिटर आपका, सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपना वैसे ही काम करेगा, ये तो हट जाएगा, और आपका ये जो रनिंग वाला जो कैपेसिटर वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जुड़ा रहेगा। अब दोनों वाइंडिंग मिलकर के कार्य करें, जिससे आपका टॉर्क कम नहीं होता है, घुमाव बल बना का बना रहता है, मोटर अपनी स्पीड नहीं है तो स्पीड में चलती रहती है, इसलिए 2 कैपेसिटर लगाते हैं। अब ये तो आपने लगा दिया 60 से 120 माइक्रोफेरेड का, इसमें ये रनिंग कंडीशन में इतने मान का कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं है, तो ये कैपेसिटर का मान अपन रखते हैं 2.5 MFD से 10 MFD तक, माइक्रोफेरेड। MFD का मतलब होता है माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम। अब इसमें कौन सी रनिंग वाइंडिंग होती है, कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, कौन सा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के टर्मिनल है, कौन से कैपेसिटर के हैं, और किस क्रम में आपको जोड़ना है, जोड़ दोगे। अब ये जोड़ तो दिया स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। अब इसको अपने सप्लाई देंगे, इसको अपने सप्लाई देंगे, नींद आ रही है, सप्लाई देंगे, तो अब ये मोटर घूमेगी। अब इसकी डायरेक्शन देखनी है कि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करनी कौन सी डायरेक्शन में, वो देखना है।
अगर आपकी मोटर क्लॉकवाइज घूम रही है तो डायरेक्शन सही है। अगर आपको बोल दे कि मेरे को तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा कर दिखाओ, तो आपको क्या करना है, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल या रनिंग वाइंडिंग, इन दोनों वाइंडिंग के टर्मिनलों में से एक वाइंडिंग के टर्मिनलों को बदल देना है। अब ये मैंने कॉमन के साथ जोड़ दिया इस वाइंडिंग का, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसको तो ले जाऊंगा मैं कैपेसिटर वाले के पास, कैपेसिटर के साथ जोड़ दूंगा, और इस कैपेसिटर के साथ जो सीरा जुड़ा हुआ था उसको मैं जोड़ दूंगा इसके, तो इसके डायरेक्शन बदल दें। ये ना बदलो तो इसका भी बदल सकते हो, यहाँ से बदल दो सेंट्रीफ्यूगल स्विच से पहले से ही, ये लगे रहेंगे सिस्टम आगे से। और उसमें दिक्कत आ रही है कितना सिस्टम को खोलना पड़ेगा, तो इसका रनिंग का बदल, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल आप बदल तो रहे हैं। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने की कंडीशन क्या थी? हेलो, अब देखो, पहले इस कंडीशन में अपनी मोटर के कनेक्शन आपने कर दी, और मान लो कि आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है, जो सही डायरेक्शन है। इस कंडीशन में पूछ ले कि इस वाइंडिंग के जो टर्मिनल है, हम हर मशीन के टर्मिनल पहचानते हैं, जैसे इसमें रनिंग वाइंडिंग है तो रनिंग का फर्स्ट सिरा कौन सा है, सेकंड कौन सा है, स्टार्टिंग का फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है। क्लॉकवाइज में घूमने का मतलब यह है कि आपके द्वारा स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के दोनों टर्मिनलों का कॉमन किया था, वो समान सिरे हैं, समान सिरे होंगे तभी ये क्लॉकवाइज घूमे। जैसे अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मान लेना कि ये स्टार्टिंग का S1 सिरा है, तो ये रनिंग का S1 सिरा, रनिंग का R1 सिरा हो जाए। अगर मान लो इस कंडीशन के अंदर मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है, तो ये मान लेना कि आपके द्वारा कॉमन किए गए सिरे विपरीत हो गए हैं। ठीक है, कनेक्शन तो आपका सही है, लेकिन ये सिरे समान होंगे तब मोटर चलती है क्लॉकवाइज। अगर सिरे बदल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी मोटर। अगर क्लॉकवाइज है तो ये समझ गए ना, सेम सेम सिरे, इधर वाले सेम है तो ये भी सेम ही हो जाएंगे, ये S2 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। अगर मोटर एंटी क्लॉकवाइज चल जाती है तो एक ये 1 है तो ये 2 जुड़ जाएगा इसके साथ, और ये 1 हो जाएगा। फिर अपने को क्या करना पड़ता है, इन दोनों में से किसी एक वाइंडिंग को, टर्मिनलों को बदलना पड़ता है। अब मैं इस वाइंडिंग को मान लो बदलूं, ये सिरा मैं इधर लेके आऊं और ये सिरा उधर जाए, तो आपके समान समान हो जाते हैं ना, और मोटर की डायरेक्शन भी आपकी क्लॉक हो जाती है। ठीक है, ऐसे आपको कनेक्शन करना है, मैं मोटर के पास आपको ले चल कर वहां ले जाकर और आपको पूरा प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ठीक है, अब ये स्टार्टर उठाओ, सिंगल फेज मोटर है, वहां लेके चलो लैब में। ये है आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब सिंगल फेज में एक प्रकार आपको दो बताया था, एक तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर स्टार्ट रन। इसमें दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। ये छोटे मान का है, ये ज्यादा मान का है। अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो 80 से 100 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, इसमें देखो ये तो आपके कैपेसिटर के वायर हो गए, इनको तो छोड़ दो आप। इसके अलावा आपको कितने टर्मिनल बाहर दिख रहे हैं वो देखो, 6 टर्मिनल है। आपको मैंने बताया था कि वाइंडिंग तो 2 ही होती हैं इसमें, और 2 वाइंडिंग के 4 टर्मिनल निकलने चाहिए। अब इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच के भी हमने बाहर निकाल दिए, ताकि ये कैपेसिटर स्टार्ट रन का दोनों का कनेक्शन सही से हो सके। अब ये मोटर है, इसकी डायरेक्शन अपन देखेंगे तो शाफ्ट की तरफ से देखना है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। ये तो हो गई आपकी क्लॉकवाइज और ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। पीछे से मत देखा करो, यहाँ से। इसमें से कौन सा रनिंग का टर्मिनल है, तो कौन सा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के और कौन से स्टार्टिंग के टर्मिनल, वो पहचान करनी। जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा वो तो रहेगी स्टार्टिंग वाइंडिंग, कम रहेगा रनिंग, सबसे कम वाली सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, अब ये कलर कोड के अनुसार अपन देख लेते हैं इनमें वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। येलो कलर वाला लेके आ, ये दूसरा हो सकता है, डट एक बार, ये वाइंडिंग का टर्मिनल दूसरा हो सकता है। कंटिन्यूटी पे लिया ना, दिखा देगा, आ गया। कितना आ रहा है इसमें, 8.8 ओम। ये एक वाइंडिंग के सिरे,
अब मेरे पास दूसरी वाइंडिंग आ गई रेड कलर वाली, इसके सिरे भी देख लेते हैं। इसमें कितना आया? 3.5। अब ये ब्लैक कलर वाले दो टर्मिनल निकले हुए हैं, इनका और देख लो, 0.1। तो इसमें किसी प्रकार का वैसे रेजिस्टेंस नहीं होता सेंट्रीफ्यूगल स्विच में। ज्यादा येलो कलर वाली में आया 3.5 आया स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग में, और ये आ गया आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच। पता लग गया क्या? रेड वाली स्टार्टिंग या रनिंग, ये हो गई स्टार्ट, येलो स्टार्टिंग, रेड रनिंग, ब्लैक सेंट्रीफ्यूगल स्विच। पहचान लिया? अब देखो कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने से पहले आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का पकड़ो एक सिरा, जिसके श्रेणी क्रम में मैंने क्या लगा दिया? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच को यहां लगाने के बाद ये दोनों सिरे तो हो गए एक, ठीक है। अब मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल का दूसरा आ गया, इसके साथ में जोड़ूंगा स्टार्टिंग वाला उच्च मान वाला, ये कैपेसिटर जोड़ना है, यहां जोड़ देंगे। अब ये दोनों तीनों क्या हो गए? श्रेणी में हो गई, वाइंडिंग, सेंट्रीफ्यूगल स्विच और ये कैपेसिटर। अब मेरे को ये रनिंग वाइंडिंग और जोड़नी है इनके साथ। तो मैंने आपको बताया था कि एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का सिरा कॉमन करना है, तो ये तो कर देंगे कॉमन। ये होने तो चाहिए फर्स्ट फर्स्ट सिरे या सेकंड सेकंड समान सिरे, अभी पता नहीं है, वो तो इसको घुमाएंगे तब पता लगेगा। एक तो जोड़ दिया स्टार्टिंग के साथ रनिंग वाला, अब एक बच गया रनिंग, वो जोड़ेंगे अपने कैपेसिटर के साथ, ये कैपेसिटर के साथ जोड़ेंगे। कनेक्शन अपना किस मोटर का हुआ? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का, कैपेसिटर स्टार्ट का ही हुआ है। अगर मेरे को कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर बनानी है तो निम्न मान का कैपेसिटर लेना है, जिसका मान क्या रखते हैं? 2.5 से 10 माइक्रो फेरेड का रखते हैं। इन दोनों वायरों को कहाँ लगाऊंगा मैं? सेंट्रीफ्यूगल और स्टार्टिंग कैपेसिटर के दोनों के समांतर में। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कहाँ लगाया था मैंने? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सेंट्रीफ्यूगल लगाया, या एक तो लगा दो यहाँ, और दूसरा ये गया कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर ये गया और ये वापस निकला, तो यहाँ लगा दो। रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर का जहाँ जुड़ा हुआ है वहां लगाना है। अब आपके पास इस मोटर को चलाने के लिए दो टर्मिनल होने चाहिए। कौन से? एक तो ले लिया कॉमन वाला और एक ये कैपेसिटर वाले जुड़ गए, ये लेना। इसको जोड़ना आपके स्टार्टर से, ये आ गया आपका कॉन्टेक्टर वाला स्टार्टर, इसको पीछे कर। अब यहां से आपको जोड़ना है इसको आइसोलेटर वगैरह को साइड में। ये बल्ब तो मैं हटा देता हूं। अब लगाएंगे आप मोटर। यहां से दो वायर निकालते हैं आउटपुट के लिए, है क्या टुकड़े? ये एक तो लगाना है जहां स्टार्टिंग और रनिंग का आपने कॉमन किया था ये, और एक लगाना है आपको कैपेसिटर वाले से। ये दोनों वायर कनेक्ट करके आप इस डीओएल स्टार्टर के आउटपुट में देते हो। ये आउटपुट के लिए तैयार हो। ये डीओएल स्टार्टर के साथ अपनी मोटर कनेक्ट हो चुकी है। अब इस डीओएल स्टार्टर को देंगे सप्लाई और मोटर को चलाएंगे। सप्लाई कहाँ से दोगे? यहाँ से पकड़ो, इसको आगे कर लो और स्टार्टर को थोड़ा आगे खिसकाओ। कहाँ से खुल गए वायर? इंडिकेटर वाला कहाँ से था? फेज और न्यूट्रल से। यहाँ जोड़ेंगे, छोड़ो एक बार, इसमें सही से लगा।
ठीक है, चलो इसमें पहुंच जाएगा ना ये, इसको यहाँ से हटाओ। लगाए पर लगा नहीं, मत लगाओ, सीधो करके सीधा करके सीधा लगा। वहां से सभी आइसोलेटर को ऑफ कर दे रहे पीछे से, एमसीबी वगैरह वहां से चालू करके आओ 3 फेज वाला। ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ से नीचे से करो। यहाँ कौन सा एमसीबी लगी हुई, इधर वाली नहीं, उधर वाली नहीं, ये देखो, ये करना है। आ गई सप्लाई अपनी। ये आइसोलेटर को ऑन करो यहाँ से। अब आइसोलेटर को ऑन करने के बाद अपना जो स्टार्टर के साथ आइसोलेटर लगा हुआ था वो हो गया। इंडिकेटर में आ गई सप्लाई, इंडिकेटर में सप्लाई आ गई तो आपको ऑन पुश बटन दबाना है। अब इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो इसकी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से हमें ये पता लग गया कि ये समान सिरे हैं, अपना कनेक्शन सही था। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती तो आपके टर्मिनल चेंज करते हैं। हटा, एक बार वापस हटा दें। स्पार्किंग भी हुई ना कहां से। तो आपको क्या करना है, केवल एक वाइंडिंग के टर्मिनल बदलना, चाहे स्टार्टिंग के बदलो चाहे रनिंग। अब मेरे पास ये येलो कलर वाली थी, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग थी। अब इसको मैं इस टर्मिनल को यहाँ से तो खोल देता हूँ कॉमन वाले से, और ये इसको तो यहाँ लगा देंगे। और ये यहाँ जो लगा हुआ था कैपेसिटर के साथ, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ, उसको यहाँ लगा देंगे। हाँ, किसी एक के, स्टार्टिंग या रनिंग में से किसी एक के। अब मैंने बदल दिया इसका स्टार्टिंग का सिरा, ठीक है। अब मैं वापस करो ऑन, सप्लाई ऑन करें। है सप्लाई। अब देखना इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन बदल गई। ऐसे आपको डायरेक्शन भी बदल देनी। बंद कर दे वहां से। ठीक है, आ गया समझ में। कॉन्टेक्टर की वायरिंग, मोटर की वायरिंग। अब इसको अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्ट ही बनाना है तो ये कैपेसिटर को हटा देना, कैपेसिटर स्टार्ट बन जाएगी। ठीक है, अब ये कैपेसिटर स्टार्ट और रन है। ठीक ठीक।